मोनिका की जब आँख खुली तब उसका शरीर बुरी तरह टूट रहा था। कुछ अजीब सा एहसास होने पर उसने अपने शरीर पर पड़ी चादर हटाई। वो पूरी तरह से निर्वस्त्र थी। उसके कपड़े डबल बेड के एक कोने में पड़े थे। ये सब कैसे हो गया? वो यहाँ कैसे आ गई? वो तो अमन के अपने नोट्स दिखाने उसके घर आई थी। अमन अमन कहाँ गया? क्या उसे नहीं मालूम कि उसके साथ ये सब क्या हो गया? कहीं इस सब के पीछे उसी का तो हाथ नहीं? नहीं नहीं, अमन ऐसा नहीं कर सकता। वो तो उससे प्यार करता है। फिर ये सब किसने और कैसे किया? मोनिका का दिमाग चकरा कर रह गया। उसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। किसी तरह अपने टूटते शरीर को संभालते हुए वो बिस्तर से उतरी। कपड़े पहनने के बाद उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से बंद था। उसने कई बार दरवाज़ा थपथपाया, लेकिन कोई आहट नहीं मिली। परेशान मोनिका लस्त पस्त सी वहीं रखी सोफे पर गिर पड़ी। अमन एक प्रभावशाली मंत्री दीनानाथ चौधरी का इकलौता बेटा और उसका सहपाठी था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अमन तो कई बार उससे अपने प्यार का इजहार कर चुका था। वो उसे महंगे होटल में घुमाने ले जाना चाहता था, लेकिन मोनिका अभी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित किए हुए थी। उसका लक्ष्य सिविल सर्विस में जाने का था, इसलिए करियर बनने के बाद ही वो इन सब बातों के बारे में सोचना चाहती थी। अमन अक्सर कॉलेज नहीं जाता था, तब मोनिका उसे अपने नोट्स दे देती थी। इस बार अमन एक सप्ताह तक कॉलेज नहीं आया। मोनिका ने फ़ोन किया तो पता चला कि उसे बुखार है। वो आज ही कॉलेज आया था। मोनिका ने जब उसे अपने नोट्स दिए तो उसने कहा, मोनिका, मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है। प्लीज़ आज मेरे घर चलकर मेरे नोट्स तैयार करवा दो। इसी बहाने मम्मी से भी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। मोनिका तैयार हो गई। अमन की कार में जब वो उसके घर पहुंची तो अमन ने बताया कि मम्मी मंदिर गई है, 10-5 मिनट में आती होंगी। उसने फ्रिज से निकालकर उसे कोल्ड ड्रिंक्स दी, जिसको पीने के बाद उसका सिर चकराने लगा था। उसके बाद क्या हुआ कुछ मोनिका को याद नहीं आ रहा था, किंतु तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। उसकी असमत से खिलवाड़ अमन ने ही किया था। उस अमन ने जिससे वो प्यार करती थी। मोनिका की आंखों से आंसू बह निकले। अपने शरीर को संभालते हुए वो एक बार फिर उठी और पूरी शक्ति से दरवाज़ा पीटने लगी। इस बार दरवाज़ा खुल गया। सामने ही अमन खड़ा था। उसकी आंखें नशे से लाल थी। उसे देखते ही मोनिका उसके सीने पर घूंसे बरसाते हुए फपक पड़ी। अमन, ये क्या किया तुमने? प्यार किया है, जी भरकर तुम्हें प्यार किया है। अमन मुस्कुराया। ये प्यार नहीं है, ये पाप है। मोनिका ने सिसकी भरी। अरे पगली, यही सच्चा प्यार है जो एक लड़का एक लड़की से करता है। अमन ने मोनिका की ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए उसके कपोलों को चूमा। मोनिका ने अपनी अश्रुपूरित पलकों को उठाकर अमन के चेहरे की ओर देखा, फिर उसके चौड़े सीने पर सिर टिकाते हुए बोली, अमन, अब मुझसे शादी कर लो। जैसे बिजली का झटका लगा हो, अमन ने मोनिका को अपने सीने से अलग कर दिया और उसकी दोनों बाहों को पकड़ते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। मेरे पास इतने पैसे हैं कि तुम्हें हमेशा खुश भी रखूँगा, लेकिन ये शादी वादी का ख्वाब देखना छोड़ दो। ये संभव नहीं है। जैसे तुषारपात हुआ हो। मोनिका ने अपने को अमन की बाहों से छुड़ा लिया और भर्राए स्वर में बोली, इसका मतलब तुम पैसे के बल पर मुझे अपनी रखैल बनाना चाहते हो? छी छी, ये तो बहुत गंदा शब्द है। मैं तुम्हें रखेल नहीं बल्कि तुम्हारा करियर बनाना चाहता हूँ। मेरे डैडी के इतने कॉन्टैक्ट हैं कि मैं तुम्हें ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुँचा दूँगा। अमन ने मोनिका का हाथ थाम लिया।
बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें अपने बाप के पैसे और उनके कॉन्टैक्ट के बारे में। मोनिका ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और फुंकारती हुई बोली, तुमने गलत जगह हाथ डाल दिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पुलिस में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। फिर वही मिडिल क्लास मेंटलिटी। रमन बेशर्मी से मुस्कुराया, फिर बोला, मुझे यकीन था कि तुम कुछ ऐसा ही कर सकती हो, इसलिए मैंने उसका भी प्रबंध कर रखा है। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल निकाला और उसे मोनिका की ओर बढ़ाते हुए बोला, इम्तिनान से देख लो, इसमें सारे कांड की वीडियो क्लिपिंग मौजूद है। अगर तुमने कोई भी मूर्खता की तो इसकी कॉपी सबसे पहले तुम्हारे घर वालों के पास पहुंचेगी, फिर पूरे शहर में। उसके बाद अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तुम स्वयं होगी। मोनिका ने उस वीडियो क्लिपिंग की एक झलक देखी तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसे अपनी टांगें कांपती हुई महसूस हुई और वो एक बार फिर उस कमरे में रखे सोफे पर गिर पड़ी। कोई जल्दी नहीं है, इम्तिनान से देख लो, फिर अपना फैसला सुनाना। मैं इंतज़ार करूँगा। अमन मोबाइल मोनिका के हाथों में थमाकर बाहर चला गया। मोनिका के अंतर्मन में हाहाकार मचा था। उसका रोम रोम काँप रहा था। अपनी बेबसी पर एक बार फिर उसके आंसू निकल आए। वो समझ गई थी कि अब इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकल पाना संभव नहीं था। उसे अमन के इशारों पर नाचना ही होगा। उसे अमन की सेक्स स्लेव बनना ही पड़ेगा। सेक्स स्लेव। मोनिका की सोच को झटका लगा। वो देश की सबसे शक्तिशाली सेवा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। एक दिन प्रशासन की बागडोर थामना उसका सपना था और वो एक गुंडे के सामने हार मान लिए। नहीं, वो इतनी कमज़ोर नहीं है। वो इसका मुकाबला करेगी। उसके साथ जो अन्याय हुआ उसका प्रतिकार करेगी। मोनिका की धमनियों का खून खोलने सा लगा। उसके जबड़े भिज गए। उसने आंसू पोंछते हुए वो दूसरे कमरे में पहुंची। वहाँ अमन बहुत इम्तिनान से मेज पर टांगे फैलाए बियर पी रहा था। स्वीटहार्ट, क्या फ़ैसला लिया? अमन ने मुस्कुराते हुए पूछा। फ़ैसला लेना इतना आसान नहीं है, मोनिका ने शांत स्वर में कहा। फिर बोली, अगर हो सके तो इस वीडियो की एक कॉपी मुझे भी दे दो। उसे घर पर इम्तिनान से देखने के बाद ही मैं कोई फ़ैसला ले सकूंगी। वीडियो की कॉपी क्या, मेरी तरफ से तोहफ़ा समझकर तुम ये मोबाइल ही रख लो। वीडियो की मेरे पास दूसरी कॉपी मौजूद है। अमन ने कंधे उचकाए, फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, तुम्हारी इज्जत अब तुम्हारे ही हाथ में है। मुझे विश्वास है कि तुम सही फैसला ही लोगी। मोनिका ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और मोबाइल लेकर बाहर निकल आई। घर पर मम्मी पापा उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे देखते ही मम्मी ने घबराए स्वर में कहा, बेटी बहुत देर कर दी, कहाँ रह गई थी? मम्मी, अमन ने मेरे साथ रेप कर दिया है, मोनिका ने बताया। उसका चेहरा इस समय भावशून्य हो रहा था। क्या कर दिया? मम्मी को अपने सुने पर विश्वास नहीं हुआ। मेरा रेप कर दिया है। मोनिका के होठ यंत्रवत हिले। क्या कहा तूने? क्या कर दिया है? मम्मी को अभी भी अपने सुने पर विश्वास नहीं हो रहा था। कितनी बार बताऊं कि अमन ने मेरा रेप कर दिया है। रेप यानी बलात्कार। मोनिका झल्ला सी उठी। हाय बेहया, बेशरम, बेगैरत, मुंह काला करके आ रही है और बता ऐसे रही है जैसे बहुत बड़ा इनाम जीत कर आ रही है। ये सब बताते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? मम्मी ने रोते हुए मोनिका पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी, मुंह मैंने नहीं बल्कि अमन ने काला किया है। लज्जा मुझे नहीं बल्कि अपने कुकर्मों पर उसे आनी चाहिए। मोनिका ने पीछे हट मम्मी के वार से अपने को बचाया। फिर बोली, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए उसने वीडियो भी बनाई है। मैं उसकी एक कॉपी ले आई हूँ। वही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होगा। मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए,
मुझे उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। बेटा, जो हुआ है उसे भूल जा। रिपोर्ट लिखवाने से पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मम्मी ने रोते हुए मोनिका को अपने सीने से लिपटा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। मम्मी, अगर रिपोर्ट लिखवाई तो हम लोग नहीं बल्कि वे लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नाक हमारी नहीं बल्कि उनकी कटेगी। मोनिका ने अपने को अलग किया और बोली, अगर रिपोर्ट नहीं लिखवाई तो मैं घुट घुट कर जीती रहूँगी। सोते जागते उस अपराध की सज़ा भुगतूंगी जो मैंने नहीं की बल्कि किसी और ने की है। तू समझती क्यों नहीं? हम लड़की वाले हैं। बदनामी हमेशा लड़की की ही होती है। इतना कहकर मम्मी अपने पति किशोर दयाल की ओर मुड़ी और तड़पते हुए बोली, आप मौन क्यों खड़े हैं? इसको समझाते क्यों नहीं? किशोर दयाल अब तक हतप्रभ से खड़े थे। अचानक वे चौंक से पड़े और मोनिका के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। पुलिस तक जाना ठीक नहीं है। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? जिन्होंने मुझे हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है। मोनिका तड़प उठी, फिर बोली, 6 महीने पहले उचक्कों ने मम्मी की चैन खींच ली थी, तब आप पुलिस के पास गए थे या नहीं? बेटा, चैन लुटने और इज्जत लुटने में फ़र्क होता है। पापा का दर्द उनके स्वर में झलक आया। क्या फ़र्क है? मोनिका का स्वर उत्तेजना से कांप उठा। मेरा शील भंग हुआ है। अगर मेरा कोई और अंग भंग हुआ होता, हाथ पैर टूटे होते, तो क्या आप मुझे डॉक्टर या पुलिस के पास नहीं ले जाते? जो तू कह रही है वो सब सच है, मगर वे सब बहुत प्रभावशाली लोग हैं। अमन का बाप कैबिनेट मंत्री है। पापा ने बेबसी से हाथ मले। इसका मतलब आप उनसे डरते हैं? मैं उनसे नहीं बल्कि तेरी इज्जत से डर रहा हूँ। पापा कसमसाए। कौन सी इज्जत? जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे नापा नहीं जा सकता, उसे बचाने की खातिर मैं हार नहीं मानूंगी। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते तो मैं अकेले पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मैं हर हाल में अमन को उसके किए की सज़ा दिलवाऊंगी। मैं लड़की हूँ ये सोचकर चुप नहीं रहूँगी, मोनिका ने कहा और सधे कदमों से दरवाजे की ओर मुड़ी। किशोर दयाल ने दरवाजे तक पहुँच चुकी मोनिका को देखा, फिर लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे आते हुए बोले, रुक जा बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। भावनाओं का तूफान लिए दोनों पुलिस स्टेशन पहुँच गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने ध्यान से उनकी बात सुनी, फिर किशोर दयाल की ओर मुड़ते हुए बोले, ये आजकल की पीढ़ी बहुत जल्दी में है। सोचती है कि दुनिया को बदल देने की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही है। भले ही मुंह के बल क्यों न गिरे, लेकिन रीति रिवाजों को तोड़ेंगे ज़रूर। मगर आप तो पढ़े लिखे और समझदार आदमी हैं। क्या आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, गलती हमने नहीं बल्कि अमन ने की है और इसे उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। इसलिए आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए, मोनिका ने कहा। मैडम, समझने की कोशिश करिए। रिपोर्ट लिखवाने से कुछ नहीं होगा। वो बहुत बड़े बाप का बेटा है। आप साबित नहीं कर पाएंगी कि उसने आपके साथ रेप किया है, इंस्पेक्टर ने समझाने की मुद्रा में कहा। इसका सबूत तो ये वीडियो है जिसे उसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बनाया है, मोनिका ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। अदालत में ऐसे सबूत चुटकियों में उड़ जाएंगे। उनका वकील साबित कर देगा कि ये ट्रिक फोटोग्राफी से बनाई गई नकली वीडियो है जिसे माननीय मंत्री को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। इसलिए मेरी राय मानिए, चुपचाप घर जाइए। बेकार में अपनी बदनामी करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इंस्पेक्टर ने समझाने की कोशिश की। इसका मतलब मंत्री जी के डर के कारण आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, जबकि उसे लिखना आपकी ड्यूटी है। मोनिका का स्वर तेज हो गया। देख लड़की, तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ है, इसलिए इतनी देर से समझा रहा हूँ। चुपचाप घर चली जा। ज़्यादा उछलेगी कूदेगी तो हो सकता है कल की तारीफ में तेरे ही खिलाफ रिपोर्ट लिख जाए कि मंत्री जी को ब्लैकमेल करने के लिए तूने खुद उनके बेटे को फांस कर ये वीडियो बनवाई है। उसके बाद तू न घर की रहेगी न घाट की।
इंस्पेक्टर का लहजा सख्त हो गया। आप इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? मोनिका की आंखें एक बार फिर छलछला आई। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ जिसके बारे में तो सोच भी नहीं सकती। इंस्पेक्टर ने एक बार फिर सख्त स्वर में कहा। फिर अचानक ही अपने स्वर को मुलायम बनाते हुए बोला, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम कि ये दुनिया कितनी जालिम है। मैं भी बीवी बच्चों वाला हूँ, उन्हें पालने के लिए मुझे भी नौकरी करनी है। इसलिए मंत्री के बेटे के खिलाफ मैं तो क्या, कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखेगा। सच्चाई से रूबरू हो मोनिका और किशोर दयाल पुलिस स्टेशन से निकल पड़े। वे दोनों पुलिस कप्तान के पास भी गए, मगर वे भी कोरी सहानुभूति जताते रहे। सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्री के बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का निर्देश देने का साहस उनमें भी न था। किशोर दयाल निराश हो चुके थे, मगर मोनिका हार मानने को तैयार न थी। कुछ सोचकर उसने कहा, पापा, आजकल मीडिया सबसे सशक्त हथियार है। हम किसी बड़े अखबार के संपादक से मिलते हैं, अगर एक बार ये खबर छप जाए तो अमन का बाप उसे चाहकर भी नहीं बचा पाएगा। ठीक है, किशोर दयाल ने सहमति जताई। दोनों राजधानी के एक प्रमुख समाचार पत्र के संपादक के पास पहुँचे। पूरी बात सुन उसने बिना किसी लाग लपेट के कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं इस आग में अपने हाथ नहीं जला सकता। ये आप क्या कह रहे हैं सर? प्रेस और मीडिया को तो लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। अगर अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? मोनिका ने विनती की। मैडम, हम चौथा खंभा जरूर हैं, लेकिन हर खंभे को एक छत की ज़रूरत होती है। बिना छत के किसी खंभे का कोई वजूद नहीं होता है। आप लोगों को 3 या 4 रुपए में जो अखबार मिलता है वो विज्ञापनों के दम पर ही इतना सस्ता पड़ता है। मैं इस स्कैंडल को उछालकर अपने अखबार को बिना किसी छत के नहीं कर सकता। अखबार चलाने के लिए मुझे भी सरकारी विज्ञापनों की उतनी ही ज़रूरत है जितना जीवन के लिए ऑक्सीजन की। संपादक ने सत्य से परिचित करवाया। एक सीधी सादी लड़की की इज्जत लुट गई और आप इसे स्कैंडल कह रहे हैं? मोनिका का स्वर दर्द से भर उठा। एक बार तो आपकी इज्जत लुट चुकी है, उसे और क्यों लुटाने पर तुली हैं? अगर ज़्यादा शौक है तो किसी और अखबार को पकड़ लीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। संपादक ने उन्हें विदा करने की दृष्टि से हाथ जोड़ दिए। लोकतंत्र का चौथा खंभा कितना खोखला है ये आज पता चल गया। अपनी अपनी मजबूरी और अपने अपने तर्क, मगर कोई भी संपादक कमज़ोर कंधों का साथ देने के लिए तैयार न हुआ। मजबूत के साथ खड़े होने में ही मजबूती होती है। इस सत्य से सभी बखूबी वाकिफ थे। धीरे धीरे शाम हो गई थी, अंधेरा घिरने लगा था। एक ही दिन में जितने सत्य से परिचित हुआ था, उसने मोनिका को बुरी तरह झंझोर दिया था। उसका शरीर बुरी तरह थक गया था। उसने कम से कम आज किसी और के दरवाजे पर जाने की हिम्मत शेष नहीं बची थी। पापा का हाथ थामे वो चुपचाप घर लौट आई थी। मम्मी अंधेरे में ही बैठी थी। किशोर दयाल ने आगे बढ़कर लाइट जलाई तो मम्मी ने पूछा, क्या हुआ? प्रत्युत्तर में किशोरी दयाल ने पूरी बात बताई, जिसे सुनकर मम्मी सिसकारी भरकर रह गई। काफ़ी देर तक कमरे में मौन पसरा रहा। फिर मम्मी ने पूछा, कुछ खाओगी? ले आऊं? हाँ मम्मी, खाऊंगी, ज़रूर खाऊंगी। मुझे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और भूखे पेट ज़्यादा देर नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए मैं खाऊंगी, भरपेट खाऊंगी। जिस पाप में मेरी कोई गलती नहीं है उसके लिए शौक़ मनाकर मैं खुद को नहीं जलाऊंगी, मोनिका ने कहा। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों से आंसू छलक आए, जिन्हें पोंछते हुए वो किचन की ओर चली गई। किशोर दयाल चुपचाप ही बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास शब्द ही समाप्त हो गए हों। मम्मी थोड़ी देर में पराठे सेक लाई। उन्हें खाकर मोनिका ने प्लेट रखी ही थी कि उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने देखा कोई अनजान नंबर था। उसने मोबाइल ऑन करते हुए कहा, हेलो, मिस मोनिका चौधरी बोल रही हैं? उधर से एक गंभीर स्वर सुनाई दिया। जी, आप कौन?
मैं अमन का बदनसीब बाप चौधरी दीनानाथ बोल रहा हूँ। अचानक मोनिका की छठी इंद्रिय जागृत हो गई। उसने तुरंत मोबाइल का रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर दिया और बोली, इसका मतलब आपके कुत्तों ने आप तक खबर पहुँचा दी। बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए 20 लाख रुपए ले लो और इस मामले को यहीं समाप्त कर दो। मंत्री जी ने शांत स्वर में कहा। जरूर समाप्त कर दूंगी, बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। कैसा प्रश्न? अगर यही घटना आपकी बेटी के साथ हुई होती तो आप कितने रुपए लेकर ये मामला समाप्त करते? गुस्ताख लड़की, तुझे मालूम नहीं कि तू किसके साथ बात कर रही है? मंत्री महोदय चीख पड़े। अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं एक बलात्कारी के बेईमान बाप से बात कर रही हूँ। मोनिका का स्वर भी तेज हो गया। तो ये भी जानती होगी कि अगर मैं एक इशारा कर दूँ तो तेरी लाश भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इसलिए जो दे रहा हूँ उसे चुपचाप रख ले और अपना मुंह बंद कर। कल सुबह तक 20 लाख रुपए तेरे घर पहुँच जाएंगे। मंत्री जी दांत पीसते हुए बोले। मोनिका ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। किशोर दयाल पूरी बात समझ गए थे, अतः समझाते हुए बोले, बेटा, वो बहुत प्रभावशाली लोग हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। पापा, मेरे खिलाफ अन्याय हुआ है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो तुम क्या करोगी? नहीं जानती, मगर मैं चुप नहीं बैठूंगी, मोनिका ने कहा और अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटे लेटे वो काफ़ी देर तक सोचती रही, मगर तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करे। पुलिस प्रशासन, मीडिया, कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या उसे हार मान लेनी चाहिए? नहीं, वो हार नहीं मानेगी। तो फिर क्या करोगी? इस प्रश्न का उत्तर उसके पास न था। सोशल मीडिया। अचानक एक बिजली सी कौन थी। सोशल मीडिया की शक्ति असीमित है, उसे सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए। किंतु क्या ये आत्मघाती कदम नहीं होगा? क्या इससे उसकी अपनी आबरू तार तार नहीं हो जाएगी? कहीं वो लोगों के मनोरंजन का पात्र तो नहीं बन जाएगी? पूरी रात मोनिका बिस्तर पर करवटें बदलती रही, मगर सुबह की किरणें फूटते फूटते उसके मन में उजियारे की किरण फूट पड़ी। उसे चोट पहुंची थी, उसकी अंतरात्मा तक में घाव लगे थे, और अपने घाव दूसरों को दिखलाने में कोई बुराई नहीं थी। एक कठोर निर्णय लेते हुए वो बिस्तर से उठ बैठी। लैपटॉप पर उसने अपना फेसबुक अकाउंट खोला और लिखने लगी, सभी साथियों और शुभचिंतकों को अबला कही जाने वाली स्त्री जाति की एक प्रतिनिधि का नमस्कार। मुझे क्षमा करिएगा, आज मैं वो दुस्साहस करने जा रही हूँ जो बहुत पहले किया जाना चाहिए था। इज्जत क्या होती है? ये एक पक्षीय क्यों होती है? ये हमेशा स्त्री की ही क्यों लूटती है? लुटेरे की इज्जत अखंडित क्यों होती है? कल मेरे साथ एक प्रभावशाली मंत्री के बेटे ने रेप किया। मैं हमेशा के लिए उसकी सेक्स स्लेव बन जाऊं, इसलिए उसने इस कुकर्म की वीडियो भी बना ली। ऐसी स्थिति में स्त्री के पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला ये कि वो कुकर्मियों के इशारे पर नाचे, और दूसरा ये कि वो आत्महत्या कर ले। मगर मैंने तीसरा रास्ता चुना है। अपने बलात्कार का वीडियो मैं खुद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मंत्री के भय से पुलिस प्रशासन, मीडिया कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है इसके बाद दुनिया मेरी नग्नता पर चटकारे ले, लेकिन अपने बलात्कारियों के सामने नित्य निर्वस्त्र होकर जिल्लत भरी जिंदगी जीने से शायद ये कम शर्मनाक होगा। मैं मुंह छुपाती क्यों फिरूं? मैं आत्महत्या क्यों करूं? मैंने तय किया है कि मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर आपको मेरी बात जायज़ लगे तो मेरी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ ज़रूर मिलाइएगा। इतना लिखने के बाद मोनिका ने अमन से मिले वीडियो की क्लिपिंग और मंत्री दीनानाथ चौधरी की ऑडियो क्लिपिंग को फेसबुक पर अपलोड कर दिया। उसके बाद वहीं से व्हाट्सएप के कई ग्रुपों पर फॉरवर्ड कर दिया। चंद पलों में मोनिका का वीडियो और ऑडियो दोनों ही वायरल हो गए। हर गली, हर मोड़, हर दुकान, हर मकान, हर ऑफिस और हर फोरम पर उसके ही चर्चे हो रहे थे।
पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा रहे थे। एक इसे बेशर्मी करार देता तो 10 लोग अदम साहस। नारियों और नारी संगठन के तो जैसे सब्र का बांध ही टूट गया हो। मैं चुप नहीं रहूंगी कि बैनर और तख्ती लिए हर गली कूचे से महिलाओं के जत्थे बाहर निकलने लगे। हजारों की भीड़ ने दीनानाथ चौधरी के बंगले को घेर लिया। दूसरे शहरों से भी महिलाओं की भीड़ मोनिका के समर्थन में उसके घर के बाहर जमा होने लगी। हर जुबान पर बस एक ही आवाज़ थी, मैं चुप नहीं रहूंगी। सहमते हुए चला हवा का झोंका देखते ही देखते प्रचंड तूफान का रूप धारण कर चुका था, जिसके आगे सरकार के भी पैर उखड़ने लगे थे। दोपहर होते होते दीनानाथ चौधरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और अमन को जेल भेजने की खबर आ गई। राहत की सांस लेते हुए मोनिका बिस्तर पर लेट गई, जैसे बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया हो। चंद पलों बाद ही वो किसी बच्चे की भांति नींद के आगोश में समाती चली गई। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं।